आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, पेयर ऑफ भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, अच्छा पहले इसको हम लोग जरा आराम से समझते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है भाई? दो मतलब जैसे पेयर ऑफ शूज़, ठीक है ना, पेयर ऑफ बनानाज, पेयर ऑफ शर्ट्स, पेयर ऑफ पैंट्स। तो पेयर का मतलब था दो, पेयर का मतलब क्या हो गया? टू, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ भाई? लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर इक्वेशन सबने पॉलिनोमियल्स पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन, हाँ, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 1 इज लीनियर इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसका? तो एक लाइन की फॉर्म में होता है, वो अलग चीज़ है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन, बट एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एज 1 इज द लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 के साथ तो वो कैसा बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ कि पेयर मतलब दो इक्वेशंस हैं। दूसरी चीज़ कि दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? जिनके पास डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होगा? 1 होगा। और फिर वेरिएबल्स कितने होंगे उसमें? 2 होंगे, ठीक है। तो जैसे x एंड y हो गया, जैसे m एंड n हो गया, ऐसे ही आप कुछ और ले सकते हो, a एंड b ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप, x एंड b भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 होना चाहिए, और इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल्स के लिए जरा हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स, जैसे अगर आपके पास ये आ रहा है क्या, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि डिग्री मतलब डिग्री क्या है? 1 है। डिग्री 1 हो गई। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 1 है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल की 1 है। तो मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, हैंस लीनियर हो गया ये। और दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो गया? ये अब हो गया पेयर ऑफ, क्योंकि दो इक्वेशंस है ना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया अभी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पे ऐसी दो इक्वेशंस बनेंगी। समझ में आ रही है बात अभी? ठीक है, और ऐसी दो इक्वेशंस के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। अगर मैं इनको नॉर्मल फॉर्म में लिख दूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आप a1, b1 और c1 कर सकते हो। फिर दूसरा हो जाएगा तुम्हारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये समझ में आ गया अभी? ये दोनों के दोनों क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हाँ बिल्कुल, नोट डाउन करना ही है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं नोट डाउन करा रहा हूँ इसी तरीके से करते हुए चलो, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और फटाफट समझ में भी आएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया और ये सेकंड हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी तक सबको ये समझ में आ गया ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है?
आपको समझ में आ गया आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। अच्छा जरा ये देखते हैं हम लोग, कोई भी एक ऐसी कंडीशन कोई बता सकता है जिससे हम लोग पेयर ऑफ मतलब सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकें? कोई भी ऐसी कंडीशन, सबको एक एक कंडीशन ऐसी बनानी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मान लो कि हम लोग शॉप पे गए, ठीक है, और हमने शॉपकीपर से पूछा कि रेट ऑफ पेन क्या है, रेट ऑफ पेन, तो उसने बोला 5 रुपीज़ ईच, ठीक है, 5 रुपीज़ ईच, ठीक है। और हमने पूछा रेट ऑफ पेंसिल क्या है, रेट ऑफ पेंसिल, आपको बोला उन्होंने 3 रुपीज़ ईच, ठीक है। या फिर आप पेन को और महंगा वाला ले लो, 15 रुपीज़ ईच, ठीक है। अच्छा ये हम लोग अभी फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको मैंने ये बोला कि आपके पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप कितने पेन या फिर पेंसिल ले सकते हो, ठीक है। तो आप डिसाइड करोगे कि लेट्स सपोज अगर आप लेते हो कितना, मान लो अगर 3 पेन लेते हो, अगर आप 3 पेन्स लोगे तो 45 का आ गया, और फिर रुपीज़ कितने 5 रुपीज़ बचे, फिर आप सिर्फ एक ही पेंसिल ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपको 3 पेन और 5 पेंसिल्स लेने हैं तो आपको कितने रुपीज़ के पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये किसी की कंडीशन है, जैसे अगर हम लोग क्या नंबर ऑफ पेन को x मान लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ पेंसिल को y मान लेते हैं, तो इससे हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? मैं आपको बोलूँगा कितने रुपए आपने खर्च किए, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? लेट्स सपोज आपने नंबर ऑफ पेन x खरीदे हैं और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़ है, एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना रहेगा आपका 15 इंटू एक्स। अगर भाई एक पेन खरीदते तो आपको 15 रुपीज़ देने पड़ते, अगर आप 2 पेन खरीदोगे तो 2 इंटू 15, 3 तो 3 इंटू 15, ऐसे अगर x नंबर ऑफ पेन्स अगर आपने खरीदे हैं तो 15 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा अगर आपने y नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीदी हैं तो कितने रुपीज़ की आई होंगी वो, तो y इंटू 3, सो y इंटू 3, और फिर आपका यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, जिसको हम लोग मान लो यहाँ पे c बोल दे रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 15x प्लस 3y इक्वल्स टू c, इस तरीके से कोई इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है ना, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग x एंड y की वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि x इक्वल्स टू तुम्हारा 2 एंड y इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, लेट्स सपोज हम लोग 6 मान रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कितने रुपीज़ वहाँ पे लगे होंगे? तो देखो सिंपली यहाँ पे आप करोगे 15 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6, कितना आ गया ये 18 प्लस 30 कितना आ रहा है 48 रुपीज़ आपके लगेंगे। अब मान लो आपका कोई दूसरा भाई भी जा रखा है आपके साथ, उसने बोला कि नहीं मैं तो पेन यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है, आपके साथ भाई गया छोटा और उसने बोला कि मैं पेन लूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ पेंसिल चाहिए, वो भी एक, पढ़ाई नहीं करता है वो, ठीक है, तो वो कितना रुपीज़ उसने ख़त्म किए होंगे, तो 15 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपीज़ खर्च किया उसने। आ रही बात समझ में? सो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी बात चल रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर आप लोग कभी इससे गो थ्रू ही नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको ये मैथ्स आती होगी तो आप ज़रूर ऐसे इक्वेशंस को आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए था। चलो ठीक है, फिर अब इसके बाद हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं। इन एग्जांपल्स को भी आप लोग नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, उससे पहले हम लोग ज़रा कुछ और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है।
अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म करती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल, अच्छा चलो ठीक है, पहले फटाफट इसको ज़रा नोट डाउन करो। हाँ, फटाफट इसको लिख लो ज़रा। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ये पूरा? अब देखो ज़रा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है ये? स्ट्रेट लाइन होता है। इट गिव्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। सो अगर मैं बोलूं कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? टू स्ट्रेट लाइंस हैं। भाई अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मिलती। अब यहाँ पे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है? टू स्ट्रेट लाइंस हैं, टू स्ट्रेट लाइंस हैं। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो इसका मतलब जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप करोगे, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। सो अब बताओ जरा हमको कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? देखो, एक तो आपका आगे ये ग्राफ आ गया, ठीक है, ये वाई एक्सेस, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस। अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो वो लाइंस किस किस तरीके से हो सकती हैं? ऐसा हो सकता है कि वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हूँ? इंटरसेक्ट कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं, कैसे भी करके पैरेलल हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही चली जाएं, इस तरीके से हो जाए, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ गई। तो तीन अलग अलग कंडीशंस बन रही हैं। जो पहली कंडीशन बन रही है, जो फर्स्ट कंडीशन है, वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है, इसमें आपकी ये पैरेलल लाइंस बन रही हैं, पैरेलल लाइंस। और जो थर्ड कंडीशन है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। ज़रा मुझे ये बताओ, ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई अभी तक? कि अगर आपके पास दो लाइन है तो दो लाइन से आपके पास तीन कंडीशंस बन सकती हैं। एक कंडीशन ये कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, और ये क्रॉस करने का तरीका कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से क्रॉस कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो, इस तरीके से भी क्रॉस हो सकता है, ये भी तो क्रॉस हो रहा है। कहीं पे भी आपको बस ये देखना है कि क्रॉस होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। और ये पैरेलल भी कैसी भी हो सकती है, जैसे ये देखो, ये भी एक पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन, ये भी पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये लाइन्स ड्रॉ करूँगा तो ये भी क्या है? पैरेलल है।
ये लाइंस भी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल का मतलब पता है ना, लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। अभी तक समझ में आ रहा है। और कोइंसिडेंट लाइंस, तो लाइन कैसे भी हो सकती है, बस दूसरी लाइन उसी के जस्ट ऊपर होगी, ये उससे बिल्कुल अलग नहीं होगी वो लाइन। अगर ये कोई लाइन है तो दूसरी लाइन भी ऐसी होगी इसके ऊपर जस्ट, ठीक है। अभी समझ में आ गया। तो आपके पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और अगर ये पूछा जाए कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो 3 तरीके से हो सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस फॉर्म हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, 2 लाइंस जो कि तुम्हारा एक कोइंसिडेंट है और एक ये है इंटरसेक्टिंग, इन दोनों लाइंस में आपको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कैसा सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ यहीं पे क्रॉस हो रहा है, यहीं पे क्रॉस हो रहा है बस, सो ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, वन को थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस होंगी वहां पे हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। कहाँ पे, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई मुझे ये बताएगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। देखो, सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर रही हो, मीट कर रही हो। सॉल्यूशन का मतलब अगर 2 लाइंस दे रखी हैं अगर आपको, तो उनका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, द पॉइंट वेयर गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट था। पैरेलल लाइंस, आपको पता है कि पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब कभी मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो कोई सा भी एक पॉइंट अगर आप चूज़ करोगे ना, तो वो पॉइंट पे दोनों लाइंस आपको प्रेजेंट मिलेंगी। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पे आप जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ड्रॉ कर दोगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अच्छा, अब अभी देखो सबसे पहला नाम क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आया, पैरेलल लाइंस आया, कोइंसिडेंट लाइंस आया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखे कि ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसके बिहाफ पे हम लोग इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, क्या ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है हमको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है, ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्योंकि देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, बट बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस। ये समझ में आ गया अभी तक सबको। 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस है भाई। पहला क्या है, सो देखो पहले वाले में क्या है कि सारी की सारी लाइंस को हम लोग किसी एक नाम से अगर हम लोग देखें तो ये आ रहा है आपका क्या, इंटरसेक्टिंग, पहला ये इंटरसेक्टिंग, देन पैरेलल, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कोइंसिडेंट। तो एक तो कैटेगराइजेशन ये हो गया। दूसरा कैटेगराइजेशन ये है कि ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ, और थर्ड कैटेगराइजेशन क्या हो गया हमारा कि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कंसिस्टेंट वाला, ठीक है, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। अदरवाइज इसको नॉर्मली कहीं कहीं पे कंसिस्टेंट भी बोला हुआ है, ठीक है। आप बस ये समझ जाओगे कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है सबको? फैन बंद कर देना ज़रा, ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, अब अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और हम अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर डिपेंडेंट है? ये चीज़ें कैसे पता करेंगे? मतलब हम अगर हमारे पास सिर्फ इक्वेशन ही गिवन हो तो वहाँ से कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखो, सिंपली लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन है 5x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, b1 की वैल्यू क्या है, 6 है, c1 की वैल्यू क्या है, 9 है। समझ में आ गया अभी कि a1 b1 c1 ये सब चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है कि a1 अपॉन a2, कोई बात नहीं करेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 अपॉन, या फिर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कर लेते हैं, सबसे पहला वाला केस, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है। क्या बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में अब आप मुझे बताओ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन, ओनली वन। भाई लाइंस हैं तो लाइन दो, ऐसे ये लाइन है क्या कोई, तभी तो काटेगी दो बार। अगर लाइन होगी ना तो लाइन तो सिर्फ एक ही बार काट सकती है एक दूसरे को, आइदर एक बार कट करेगी या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो टू तो पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। सो इसका मतलब वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अब आप बताओ मुझे, ये क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो ड्यू टू सॉल्यूशन ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी। इस केस में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। अभी समझ में आ गया पूरा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ लिया हमने, और इस तरीके से भी हम लोग समझ रहे हैं। चलो दूसरा वाला देखते हैं जरा। अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए, बट इट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये तो है बट लास्ट वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। आप मुझे बताओ जरा अक्षरा, पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कितना होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं पैरेलल लाइंस का? नो सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ तक पढ़ लिया क्या आपने, है? पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन क्यों होगा? पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन क्यों होगा, आप बताओ भाई। क्योंकि वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। बहुत जल्दी चल रहा हूँ क्या मैं, है? समझ में आ रही चीज़ें? मैं आराम, ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। क्या आपको नींद आ रही है? किस किस को नींद आ रही है भाई, है? अरे इंसेक्शन लिखा हुआ है मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन सही है, इंटरसेक्टिंग, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बताओ जरा पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन क्यों है भाई?
यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। क्यों है यहाँ पे नो सॉल्यूशन? क्या अभी अभी तो बताया उन्होंने भाई, पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट कर रही हो, तो वो सॉल्यूशन है। बट ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। अभी समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। क्यों होता है बताओ, बताओ फटाफट। आप बताओ भाई, पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन क्यों है? हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो, आप बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बताओ पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन क्यों है? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। समझ में आया अभी? आप घर में जाकर के अपनी नींद कंप्लीट करना पहले, ठीक है? अच्छा, ऐसा है क्या कि मैं पढ़ाता हूँ तो क्लास में नींद आ जाती है? ठीक है, चलो फिर थर्ड जो है, थर्ड कंडीशन क्या है जरा उसको समझते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब ये कंडीशन किसकी बन सकती है? इनफाइनाइटली, लेकिन लाइंस को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ही क्या हैं? सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या है ये, कैसी लाइंस होती है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस या फिर लाइंस। अभी ये पूरा समझ में आ गया है सबको? चलो फैन चला दो जरा। हाँ, अभी ये बताओ जरा, ये पूरा समझ में आ गया है? अब इनके बेसिस पे आप आंसर कर लोगे? हैं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जग रहे हैं अभी। और कौन कौन सो रहा है भाई? एक तो ये सो रहे हैं। आपको तो नहीं आ रही नींद? आंखें तो लाल हो रखी हैं आपकी एकदम। अरे सर मैं सुबह सो रखी है। अरे सुबह सुबह से सो रहे हो मतलब? सर 3 घंटे ही सोया मैं रात को। अच्छा, आई फ्लू, ठीक है, फ्लू, ठीक है। बाकी कोई तो नहीं है जिसको नींद आ रही हो? चलो ठीक है, ये अगर पूरा समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ज़रा क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अच्छा, अगर कहीं पे क्वेश्चन इस तरीके से आया है, चेक ग्राफिकली, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ग्राफ पे बनाना है। अगर आ रखा है क्वेश्चन चेक ग्राफिकली, इसका मतलब आप उसको ग्राफ पे बनाओगे। अगर आपको सिर्फ चेक करने के लिए बोल रखा है कि लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर वन सॉल्यूशन है या फिर कंसिस्टेंट पेयर है, तब आपको A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा देखते हैं कि उसको ग्राफिकल चेक करने के लिए बोल रखा है और उसको हम लोग वैसे भी चेक करेंगे, A1/A2 मतलब जो रेशियो वाला फॉर्म है उससे भी चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये है क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं, और इसमें चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है ये
check graphically if given equations are consistent if so find solution ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, मतलब इक्वेशंस जो है हमारी वो है x + 3y = 6, x + 3y = 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। तो हमको ग्राफिकली चेक करना है, तो आपको ये दो लाइंस को सबसे पहले कहाँ पे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन x + 3y = 6। इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ये हमारा, और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड कितने होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। भाई अगर आपके पास एक ही पॉइंट है तो एक पॉइंट से तो कई सारी लाइन्स जा सकती हैं, बट अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। सो मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ लाइन ऑन ग्राफ इज 2। सो यहाँ पे हमने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, और 2 पॉइंट्स हम लोग वही फाइंड करने वाले हैं। समझ में आ गया अभी यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखो इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की वैल्यू को अगर हम लोग 0 पुट कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे x = क्या पुट कर लें, 0, मतलब लेट x = 0, तो y की वैल्यू बताओ जरा क्या आ जाएगी, 0 + 3y = 6, सो मतलब 3y = 6 और y = आ जाएगा 6/3 विच इज़ 2, सो y = 2। समझ में आ रहा है अभी? सॉरी, y = 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग x की वैल्यू को 6 मान लें, x = 6 मान लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 + 3y = 6, तो ये प्लस है, यहाँ पे जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 3y = 6 - 6, सो 3y = 0, सो y = 0। सो अगर हमने x की वैल्यू को 6 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। भाई 0 के अपॉन में कोई सा भी नंबर होगा तो 0 तो आएगा, ठीक है। तो 0.3 कौन बोल रहा है फिर, 0.3 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब ऐसे ही 2 पॉइंट्स हम लोग किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2x - 3y = 12, यहाँ से फाइंड करते हैं यार। ठीक है, और यहाँ से भी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये लाइन देगी हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, सो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं फिर x एंड देन y। अब अगर हम लोग यहाँ पे लेट x = 0, x = 0, अगर हम लोग यहाँ पे x 0 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 0 - 3y = 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3y = 12, सो y = 12/-3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर y = कितना हो जाएगा, -4। तो कितना आ रहा है, अगर x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए लेट y = 0, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। अब हमने y = 0 पुट कर लिया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x - 3 × 0
इक्वल टू 12, सो 2x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो अगर आपने y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 आ रही है। अभी तक ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? ठीक है, फिर अब जरा हम लोग इसको, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि टेबल फॉर्म करो। जब ये टेबल आ गई उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा इसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सेस, सॉरी y एक्सेस, हाँ, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। जब भी आप लोग ग्राफ बना रहे हो ना, तो एक बार ज़रा ये ध्यान में रखो, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू -4 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये इससे भी नीचे जाएगी, ये ऐसा कुछ जाने वाला है। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3। आपको पता है इस साइड में ये नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,2, सो x 0 एंड y 2, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा। जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका वो यहाँ पे आ रहा है, क्या है कोऑर्डिनेट्स 0,2। समझ में आ रहा है? एक एक करके इसी तरीके से बनाते हुए चलना। दूसरा जो पॉइंट है वो x है 6 और y कितना है 0, सो x क्या है 6 एंड y इज़ 0, तो 6,0। पहला जो कोऑर्डिनेट आता है वो किसका आता है, x का आता है, दूसरा y का आता है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों से हम लोग मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो वो लाइन जा रही है आपकी ये वाली लाइन, ये। ठीक है, ये लाइन जा रही है। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन है, जो दूसरा इक्वेशन है, उसकी जरा पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और उसकी लाइन को खींचते हैं। सो यहाँ पे है 0, -4, सो x इज़ 0 एंड y इज़ -4, सो यहाँ पे आ गया ये। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 6, x इज़ 6 एंड y इज़ 0, सो यहाँ पे आ गया वो। ठीक है, और इसके पॉइंट्स के नाम लिख देंगे हम लोग 0, -4, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन खींच दो, ये। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ रहा है अभी? अब इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर लिख दोगे इनकी इक्वेशन, जो जैसे ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दोगे, क्या, x + 3y = 6, x + 3y = 6, और इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दोगे 2x - 3y, 2x - 3y = 12। अब जाकर के ये पूरा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज़ में मिस की, आइदर लाइन और पॉइंट, तो इसका मतलब वहाँ पे आपके क्या मार्क्स जो है वो कटेंगे। ठीक है, और ये आपका -x साइड हो गया, ये आपका पॉजिटिव x साइड हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, और इधर नेगेटिव y हो गया। ये पूरा सॉल्यूशन अभी सबको समझ में आ गया? तो इस तरीके का सॉल्यूशन होना था इस क्वेश्चन का। नाउ अब अगर हम लोग एक तरीके से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो अपना रेशियोज है A1/A2 वाला। ठीक है, सो यहाँ पे फटाफट जरा मुझे ये बताओ A1 की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है? चलो इसके लिए ना मैं दूसरा क्वेश्चन ही कराता हूँ आप लोगों को ना, इसमें ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले बताओ फटाफट, ये सबने लिख लिया ना, इस क्वेश्चन को सबने कर लिया, सबके समझ में भी आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ पे है आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.1 का। अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इन्होंने ये दे रखा है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कंपेयरिंग कंपेयर रेशियो a1/a2 कॉमा b1/b2 कॉमा c1/c2 and find whether given lines are intersecting, parallel और कोइंसिडेंट ठीक है। और इसका जो फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपने पास, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो देखो। फर्स्ट पार्ट है अपने पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब देखो, अभी तक सबसे पहले हमने क्या देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं a1/a2 b1/b2, मतलब जो रेशियो है उसको कंपेयर करके बताएंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। आ रही बात समझ में अभी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब जरा इसमें देखो। अच्छा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये चीज़ें हैं क्या, तो ये क्या है, कॉफिशिएंट्स हैं। क्या है ये, कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। क्या है, 5। और a2 की वैल्यू क्या है, 7। b1 की वैल्यू क्या है, -4। समझ में आ रहा है अभी, b1 की वैल्यू क्या है इसमें। और अभी बस ये बताएंगे अभी, ठीक है। b2 की वैल्यू बता जरा, क्या है b2 की वैल्यू, कोई और नहीं बताएगा पीछे से, हाँ। और c2 की वैल्यू बताओ जरा, क्या है -9। और c1 की वैल्यू क्या है, 8। अभी समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि हाँ कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करने हैं। सो नाउ इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको ये फाइंड करके देखना है कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो ये है 5/7, ठीक है। अच्छा, b1/b2 कितना है, तो b1/b2 है तुम्हारा कितना, -4/6। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये -2/3 आ रहा है। सो क्या आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दिख रहा है यहाँ पे, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो हो रहा है भाई, b1/b2 क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है, a1/a2 क्या आ रहा है, तो 5/7 आ रहा है। तो क्या ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज हैं, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अच्छा, कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, एक सॉल्यूशन है या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है,
वन सॉल्यूशन है। सारी चीज़ें याद आ गई, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोग आराम आराम से चलते रहो, सारा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या यहीं पे अभी? चलो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोग पहला वाला जो एक्सरसाइज है उसको ढंग से कर लो। 3 दिन में इसको ख़त्म करते हैं, है ना, ज़्यादा फटाफट नहीं करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और ज़रा, इनका जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं भाई, ऐसे इनके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ना उनको पक्का सॉल्व कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे ना इसके, वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं, कैन बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बट आपको उस तरीके से नहीं करना है अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व नहीं करना है। इसको हम लोग नॉर्मली इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, किससे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से। पेपर में आपके पास तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जिससे आपको आसान लगे उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। अभी ज़रा एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, इज़ 36। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज हमारा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन के डायमेंशन फाइंड करने हैं, ठीक है। गार्डन क्या है? रेक्टेंगुलर गार्डन है। सबसे पहली चीज़ क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, कि रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है तो मुझे ये बताओ कि 2 मिसिंग वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? एक लेंथ हो सकता है और एक विड्थ हो सकता है, ठीक है। सो आप क्या मानोगे, लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स एंड विड्थ इक्वल्स टू कितना मान लोगे, वाई मान लोगे। समझ में आ रहा है अभी? लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स एंड विड्थ इक्वल्स टू वाई। अब आगे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, हाफ द पैरीमीटर, इसका मतलब हुआ, अच्छा, पैरीमीटर अपॉन 2, पैरीमीटर अपॉन 2। अब जरा मुझे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बताओ जरा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल और बी हमने क्या मान रखा है? एक्स एंड वाई मान रखा है। तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। अब इन्होंने हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज हाउ मच, 36 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 36। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या बन गई, ये 36 वाली बन गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने ये बोला हुआ है क्या, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है? विड्थ से 4 ज़्यादा है। सो लेंथ हमारी क्या है, x इक्वल्स टू विड्थ से 4 ज़्यादा, मतलब y प्लस 4। पहले ये बताओ किस किस को समझ में आया भाई? आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। सो लेंथ कितना है, हमने x मान रखा है, और विड्थ कितना है, y। तो y से 4 ज़्यादा। समझ में आ रहा है अभी?
ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई अभी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप लोग क्या करोगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे और फिर आपका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड हो जाएगा। इसको फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। वो है जो कि आप विदाउट, अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज़ ना करना चाहो तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। लेकिन अभी तक आपको कौन सा मेथड बता रखा है, ग्राफिकल मेथड बता रखा है। फाइंड करने का मेथड कौन सा, ग्राफिकल मेथड बताया है। तो इसका मतलब इसको आप ग्राफ से अगर फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक टेबल बनाएं, ये हो गया x y, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36। और अगर हमने x की वैल्यू को 12 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। सॉल्यूशन वैसे ही करके देखना है, कैसे, लेट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, देयरफॉर y इक्वल्स टू 36, ये 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर लेट x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 12 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, सो y इक्वल्स टू 36 माइनस 12 एंड y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 24, ये रहा 24। समझ में आ गया अभी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे क्या, दूसरी इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको जरा हम लोग बनाते हैं। फिर यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। अब अगर हम लोग x की वैल्यू को लेट x इक्वल टू 0, अगर हम लोग इसको 0 पुट कर लें तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -4। समझ में आ रहा है अभी तक ये पूरा है। आप लोग जरा अपने आप से भी इसको सॉल्व करके देख लो। लेट x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 4 पुट कर रहा हूँ, तो 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4, सो माइनस वाई इक्वल टू 0, सो वाई इक्वल टू 0। समझ में आ गया अभी पूरा, ठीक है। अब फटाफट हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा y माइनस वाई और ये हो गया हमारा प्लस वाई, ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यूज़ क्या क्या हैं, y की हाईएस्ट वैल्यूज़ 24 एंड 36 तक जा रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 4 के उसमें रेशियो बना लेते हैं। सो 4 8 12 16 20 24 28 32 36, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फिर -4 -8 -12, और x एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक जा रहे हैं, 12 तक जा रहे हैं, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, 12 तक कर देते हैं। सो अपना रेशियो हम लोग 2 का डाल देते हैं इसमें, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। आप लोग ऐसा कर सकते हो, ठीक है, कि कैसा, कि यहाँ पे जो अपना डिफरेंस है वो ज़्यादा का है और यहाँ पे डिफरेंस कम का है, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने डाला था इसको 4, चलो ठीक है, 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,36, तो 0,36 मतलब यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट क्या है,
12,24, सो 12 यहाँ पे है और 24 ये जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है। सो मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो सॉल्यूशन ये जाएगा कुछ ये ऐसा कुछ सॉल्यूशन जाएगा, ठीक है। ये लाइन बन जाएगी हमारी फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या 0,36 और यहाँ पे हो गया हमारा 12,24। अच्छा, सेकंड लाइन क्या है 0-4, तो 0-4 मतलब यहाँ पे आ गया 0-4 और यहाँ पे 4,0 मतलब यहाँ पे ये। अब इससे ऐसा समझ में आ गया, तो ये लाइन जा रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका, ये हो गया आपका 0,-4 और ये हो गया आपका 4,0, ठीक है। इसका ज़रा सॉल्यूशन आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा रहा x, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ज़रा इसको पूरा ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, है पूरा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन, अब यहाँ पे सॉल्यूशन है तो समवेयर अराउंड कि अपना आंसर कितना आना चाहिए। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाते ना तो ये जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा होता है, यहाँ पे ये होती है तुम्हारी x की वैल्यू, और जहाँ पे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारी y की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉपर ग्राफ पेपर बनाते तो हमारा डायरेक्ट आंसर आता